क्या आपको थकान लगती है या कमज़ोरी लगती है या सर दर्द रहता है, तो आप मेरा वीडियो ज़रूर पूरा देखें। और इन सब चीज़ों का कारण एनीमिया भी हो सकता है। तो आइए देखें पूरा वीडियो और ये जानते हैं कि किन लोगों को एनीमिया का ज़्यादा खतरा है। तो मेरा नाम है डॉक्टर आकांक्षा और आज हम बात करने वाले हैं एनीमिया के बारे में, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया या फिर न्यूट्रिशनल एनीमिया। तो जिन लोगों को ज़्यादा खतरा है, सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स, जिनको काफ़ी ज़्यादा हैवी ब्लीड होता है, उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है एनीमिया का। उसके बाद में आती हैं प्रेग्नेंट फीमेल्स, जो कि प्रेगनेंसी में आप लोग सभी जानते हैं कि खून की काफ़ी ज़्यादा कमी हो जाती है और हेमोग्लोबिन डाउन हो जाता है और एनीमिया होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। उसके बाद में आती है लैक्टेटिंग फीमेल्स या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स। तो ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स को फर्स्ट 6 मंथ्स में जब वो ब्रेस्ट फीड करती हैं तो एनीमिया होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। और उसके बाद भी रहता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी से जो फीमेल बॉडी है उससे सारा न्यूट्रिशन लॉस होता है ब्रेस्ट फीडिंग में। उसके बाद में अगर किसी को मेजर सर्जरी हुई है और ब्लड लॉस हुआ है सर्जरी में, ऑब्वियसली सर्जरी है तो ब्लड लॉस तो होगा ही, या फिर किसी तरह का आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, एक्सीडेंट वगैरह हुआ है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ब्लीड हुआ है, तो उन लोगों को भी काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है एनीमिया का। और अगर हम ब्लड लॉस की बात करते हैं तो जिन लोगों को क्रोनिक एपिस्टैक्सिस रहता है कि नोज़ ब्लीड जैसे कि आप बोलते हैं, तो अगर वो आपको पुराना चला आ रहा है, क्रोनिक है, तो फिर एनीमिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं पाइल्स की, जैसे कि हीमोरॉइड्स भी बोलते हैं, तो उस केस में भी एनीमिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली ब्लीड होते हैं पाइल्स। उसके अलावा जो लोग डायलिसिस पे हैं उनको भी एनीमिया होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके अलग रीज़न्स हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगी उसके बारे में। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ेज़, आप लोग ये तो जानते ही हैं कि हमारा सारा आयरन जो हम खाते हैं या जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से आयरन जो एब्जॉर्ब होता है वो सारा हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होता है, यानी कि जो स्टमक है, ईसोफेगस है, डियोडनम है और बाकी इंटेस्टाइन्स हैं, वहाँ से एब्जॉर्ब होता है। तो उसकी अगर आपको कोई भी तरह की डिज़ीज़ है तो आपके अंदर आयरन एब्जॉर्प्शन कम होगा और एनीमिया होने का ज़्यादा खतरा रहेगा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़ेज़ जैसे कि पेप्टिक अल्सर, उसमें डियोडनल अल्सर भी हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर्स भी हो सकते हैं। उसके अलावा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ होती है और क्रोन्स डिजीज़ हो गई, अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गई, सिलिएक स्प्रू नाम की एक डिज़ीज़ होती है। तो इन सब डिजीज़ेज़ अगर किसी को हैं तो उनको भी एनीमिया होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। उसके अलावा अगर किसी ने बेरिएट्रिक सर्जरी करवाई है तो बेरिएट्रिक सर्जरी के बाद भी आपकी बॉडी के अंदर आयरन का एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम हो जाता है और एनीमिया का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है। फिर जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, अगर वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा मिल्क कंज्यूम करते हैं, उनको भी एनीमिया होने का काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने विटामिन सी के वीडियो में बताया है कि अगर आप आयरन कैप्सूल्स ले रहे हैं या फिर बच्चे जो खाना खाते हैं अगर उसमें आप उनको अच्छा आयरन दे रहे हैं, फ्रूट्स दे रहे हैं, वेजिटेबल्स दे रहे हैं, तो उसका आयरन वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे अगर वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, क्योंकि कैल्शियम के साथ में आयरन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग ज़रूर ध्यान में रखें। जैसे कि आप जानते हैं कि आयरन बहुत ही हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है और जो हेमोग्लोबिन है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आयरन हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन करता है और जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन कैरी करता है हमारी बॉडी में। तो ऑक्सीजन से ही हमारी बॉडी चल रही है, जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं ये चीज़। तो हम जो खाना खाते हैं उसको हमारी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है और आयरन भी उसमें से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू ही एब्जॉर्ब होता है। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स भी यही एब्जॉर्ब होते हैं, या कि जो स्टमक है, डियोडनम है, ईसोफेगस है या फिर इंटेस्टाइन्स है, यहीं पे सारे न्यूट्रिएंट्स आपके एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो आयरन होता है वो आपके खाने में से एब्जॉर्ब होके और ब्लड स्ट्रीम में जाता है। ब्लड स्ट्रीम में वो ट्रांसफेरिन नाम के प्रोटीन से बाइंड होता है और उसके बाद में वो लिवर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है फेरेटिन के फॉर्म में। फिर फेरेटिन धीरे धीरे रिलीज़ होता है टाइम टू टाइम टू मेक न्यू आरबीसीज इन बोन मैरो,
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि आपके आरबीसीज़ का जो लाइफ स्पैन होता है दैट इज़ ओनली 120 डेज़। उसके बाद में आरबीसीज़ फंक्शन नहीं कर पाते हैं जो कि वो नॉर्मली पहले फंक्शन कर रहे थे, और स्प्लीन उनको डिस्ट्रॉय कर देती है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बाद में उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो अगर हम इस चीज़ को ये देखते हैं कि आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया क्यों डेवलप होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन के स्टोर्स हैं वो इतने ज़्यादा कम हो गए हैं कि नॉर्मल आरबीसी प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तब जाके हम उसको एनीमिया बोलेंगे। तो एनीमिया में सबसे पहले अगर आप देखते हैं कि इस तरह के आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप अगर अपना सीबीसी कराते हैं या आपने कभी अपनी पुरानी रिपोर्ट भी देखी होगी जिसमें आपका सीबीसी में हेमोग्लोबिन है, तो आप ज़रूर चेक करके बताइएगा। अगर आपका हेमोग्लोबिन अडल्ट मेल है तो कम से कम आपका हेमोग्लोबिन शुड बी 13 ग्राम पर DL, ठीक है। उसके अलावा अगर फीमेल हैं आप तो योर हेमोग्लोबिन शुड बी 12 एटलीस्ट, ठीक है। और अगर प्रेग्नेंट है तो फिर इट शुड बी एटलीस्ट 11, ठीक है। मैं रेंज अभी आपको नहीं बता रही हूँ, रेंज आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, पर मैं आपको कट ऑफ वैल्यूज़ बता रही हूँ कि उसके नीचे हेमोग्लोबिन नहीं जाना चाहिए। अगर 6 साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका हेमोग्लोबिन शुड बी कट ऑफ लेवल इज़ 11, और अगर 6 साल से बड़े बच्चे हैं तो उनका कट ऑफ लेवल हेमोग्लोबिन का होता है 12। तो इससे जब भी कम हेमोग्लोबिन होता है तो फिर हम उसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरीज़ में आगे डिवाइड करते हैं, और उसके बाद में उसके हिसाब से हम ट्रीटमेंट देते हैं। तो माइल्ड कैटेगरीज़ में तो हम उसको प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, और दूसरी बात माइल्ड कैटेगरीज से वो मॉडरेट में ना जाए उसके लिए हम डाइट मॉडिफिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं ताकि आप सीवियरिटी में ना जाएं। जो सीवियर फॉर्म्स होते हैं उसमें तो आपको ऑब्वियसली ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स या फिर आयरन सप्लीमेंट्स वगैरह लेने की ज़रूरत पड़ती है, बट वो सीवियर केसेस में होता है। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, अगर नॉर्मली आप डाइट में आयरन कम खा रहे हैं तो आप अपनी डाइट से आयरन को डेफिनेटली इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपना हेमोग्लोबिन को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो आपको मैं अपनी डाइट ज़रूर बताऊंगी कि आपको क्या खाना चाहिए जिससे आपको ज़्यादा आयरन मिले। मार्केट में कौन कौन से आयरन सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, तो आप मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।